हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज सईद नकवी साहब से बहुत अहम बातचीत होगी, इसलिए कि आज इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुए 58वां दिन है। इस बीच में एक हफ्ते का सीज फायर रहा और दोबारा जंग शुरू होने के बाद आज तीसरा दिन है। आखिर क्या हुई वो बातें जो ऐसा लग रहा था कि ये सीज फायर चलेगा, आखिर दोबारा जंग क्यों शुरू हुई? ये बहुत बड़ा सवाल है, चूंकि लग ये रहा था कि इजराइल थक चुका है और किसी ना किसी वजह से जो गाजा पर बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो रहा था बमबारी से, उसको रोकना पूरी दुनिया चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिर क्या कुछ है? इस वक्त जो खबरें आ रही हैं कि हैवी फाइटिंग हो रही है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और अमेरिका ने हमास को ब्लेम किया है दोबारा जंग शुरू होने पर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस की तैयारी भरपूर है और वो जोरदार जवाब देंगे। सईद नकवी साहब से हम ये सब सवालात करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ है, आपके तजुर्बात क्या कहते हैं। आपने बहुत सी जंगें देखी हैं, कवर की हैं। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच में हमारा चैनल बंद भी हुआ, आपने भी बहुत सी कोशिशें की, उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। नकवी साहब, बताइए कि अब आपको कैसा लगता है कि जंग चलेगी या फिर जल्दी से रुक जाएगी? किस तरफ जाएगी ये जंग? ये सवाल पूरी दुनिया के लोगों के जहन में इस वक्त है। अनप्रिडिक्टेबल है मामला। यूं देखिए कि 7 अक्टूबर को जब हमला हमास ने इजराइल पर किया, जो कि एक हिस्टोरिक, अचानक, स्टनिंग, शॉकिंग, एस्टोनिशिंग एक हमला था, जिसमें कि तमाम बरसों की तैयारी गोया थी। 5 से 7 हजार मिसाइल छोड़े जा चुके थे। लोग पैराग्लाइडर्स पे हमास के सोल्जर्स उस तरफ जा चुके थे। वहां से कोई 250 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, वो लेके आ गए, दीवारें गिर गई। एक अजीब और गरीब, और वो तस्वीरें हमें मिली। लेकिन उसके बाद जब इजराइल का हमला हुआ, गोया एक रिटेलिएशन हुआ, गाजा पे गजबनाक, यानी इतनी इबरतनाक तस्वीरें मेरे ख्याल में टेलीविजन स्क्रीन पे आपको याद हो भाई, ड्रेसडन का जिस तरह से मसमार किया गया था, उस जमाने में लाइव टेलीविजन नहीं था। सोचने की बात है, तसव्वुर कोई फनकार के वहां जर्मनी में टेलीविजन लाइव है और ड्रेसडन हो रहा है, तो क्या होता। ये बहुत अहम पहलू है। लेकिन जब ये बमबारी शुरू हुई और लोग अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए, जख्म आलूदा औरतें अपना सामान सर पे लिए हुए, अजीब अजीब तस्वीरें आई और वो आती चली गई 24/7, अस्पतालों के ऊपर हमले, तो वो सबने देखा। पहला जंग का आगाज 7 अक्टूबर को दुनिया ने देखा। उसके बाद जो बमबारी हुई और उसके जो नतायज हुए, जिससे कि इजराइल की पब्लिसिटी बहुत बुरी हुई, लेकिन वो तस्वीरें आती रही, क्योंकि गाजा के अंदर जो जर्नलिस्ट थे फलस्तीनी, उन्होंने हमको इंफॉर्मेशन देते रहे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, फिर बीच में ये हो गया कि भाई इतना ज्यादा हो गया था कि तमाम कुव्वतें दुनिया की आ गई, और उसमें कतार का बहुत अहम रोल रहा। और कतार ने, इजिप्ट ने और अमेरिका ने मिलके इसको किसी तरह से सीज फायर, टेम्पररी सीज फायर लाए। अब जो दोबारा जंग हो रही है, तो ये कहा जा रहा है, देखिए 51 दिन तक जब रिटेलिएशन हो रहा था, तो इस तरफ से, यानी हमास की तरफ से बहुत कम एक्टिविटी थी, सिर्फ एकतरफा जंग दिखाई दे रही थी। अब ये रिजम्पशन जो हुआ है, उसमें हमको बताया ये जा रहा है कि इधर से भी है और उधर से भी है। तो उधर से कितना नुकसान है उसका हमें कोई अंदाजा नहीं है।
इसलिए कि इनका टेलीविजन जो है वो लोकल वहीं तक महदूद है, गाजा के अंदर फलस्तीनियों का। तो फलस्तीनी इजरायली इलाके में जाके तो कैमरा चला नहीं सकते, यानी नामुमकिन है। लिहाजा वहां की तस्वीरें न मिलने के मानी क्या है, यानी वहां कुछ हो नहीं रहा। भाई अगर इजरायली ये दिखाना चाहें कि देखिए वो करना कोशिश तो कर रहे हैं, या तो कुछ हो ही नहीं, ये देखिए तस्वीरें हैं, यहाँ लोग इत्मीनान से कॉफी हाउस में बैठे हुए हैं, वो भी नहीं दिख रही हैं। तो मालूम मुझे, लेकिन एक तरफ वहां के डिफेंस मिनिस्टर आपके ईरान के ये कहते हैं कि 300 टैंक्स। अब देखिए हम इसकी कैसे, हम ईमानदारी के साथ हम रिपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमने नहीं देखा है, और हम दो तरफ के व्यू हमारे पास नहीं है। इसराइल की तरफ से एक टैंक की बात भी नहीं हो रही है, इधर से ये हो रही है 300 टैंक्स गोया घेर के खत्म कर दिए गए जो इन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ है। तो एक तरफ तो यह है कि कुछ नहीं, एक तरफ यह कि 300 टैंक्स। अब इसमें सच, अगर सच कहीं ढूंढा जाए तो शायद 150 टैंक्स पे जाके बैठती है बात, यानी दो से अगर डिवाइड कर दें तो मालूम नहीं। कहने का मतलब यह है कि अभी पूरी तौर से अंदाजा नहीं है कि कौन किसको क्या नुकसान पहुंचा रहा है, वो कुछ देर के बाद आएगा। सवाल इस वक्त यह है कि ये सीज फायर टूटी क्यों। ये सीज फायर तो अमेरिका नहीं चाह रहा था कि ये जंग आगे बढ़े। एक, अब यह महज कयास है मेरा, यहां पे सिर्फ एक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है बेंजामिन नेतन्याहू और उनका अल्ट्रा राइट विंग, जिसने ये कसम खा ली है कि हम गजा को नेस्तो नाबूद कर देंगे। कहे वो ये रहे हैं कि हम हमास को खत्म करेंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि गजा खत्म हो जाए। वो ड्यूटरोनॉमी के चैप्टर 16 को कोट करते हैं अक्सर कि साहब ना उनके औरतें, उनके बच्चे, उनके जानवर कुछ ना बचे। तो ये अगर है और ये कहे तो क्या बाकी इजराइल की जितनी कोalition है, इजराइल के अंदर जितने लोग हैं और दुनिया में सब बैठ के ये तमाशा देख रहे हैं कि इजराइल का एक विंग ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ स्क्रिप्ट को एक विजुअल ड्रामे की तरह से प्ले आउट कर रहा है आपके लिए, समझ में नहीं आती बात। अच्छा नकवी साहब, मैं बीच में रोक करके एक बात पूछना चाहता हूं ताकि ये बात आगे बढ़े। दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल की वॉर कैबिनेट को ये कहा है कि आपके पास लंबा वक्त नहीं है हमास को खत्म करने के लिए, मंथ्स नहीं है, महीने नहीं है आपके पास। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते हुए, कि रेजिस्टेंस की तैयारी बहुत मजबूत है। तीसरी तरफ आपने नेतन्याहू और उनके राइट विंग की का वो डिटर्मिनेशन, जिसको वो कह रहे हैं कि हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो अब ये तीनों चीजों को अगर मिला करके देखें तो कहां तक क्या बात पहुंचेगी, क्या होगा? ये तीसरी बात जो है उसको, उसमें जो नुआंस है वो समझना बहुत जरूरी है। ये हमास को खत्म करना चाहते हैं राइट विंग और नेतन्याहू, या फलस्तीनियों को खत्म करना चाहते हैं, यानी फलस्तीनियों का वजूद गाजा में और उस टेरिटरी में ना हो जिसको कि वो जूइश स्टेट कहते हैं, या ये चाहते हैं। अच्छा, अगर ये चाहते तो होगा नहीं, यानी कोई भाई 4.5 मिलियन लोग कहां किस तरह से ये खत्म कर देंगे। या तो ये इस बात को ढांपना चाह रहे हैं, जैसे कि जो और ईरानियन डिफेंस मिनिस्ट्री से खबरें में आ रही है कि भाई 300 टैंक्स इनके बर्बाद कर दिए गए हैं। तो यानी क्या ग्राउंड ऑफेंसिव में भी अगर ये हार गए, देखिए किस्सा क्या है कि इनकी पुष्टपनाही जब तक अमेरिका नहीं करेगा ईरान की, इसराइल की बका नामुमकिन है। ये इसराइल वाले जानते हैं, इसराइल के कुर्बो जवार में जितने ममालिक हैं वो जानते हैं, G7 जानता है, ब्रिक्स जानता है
कि भाई जब तक पीछे इनकी पुष्टपनाही अमेरिका एक सुपर पावर, एक हेजेमोनिक पावर नहीं करेगी, इनकी बका नामुमकिन है। क्योंकि बिल्कुल ये अकेले हैं उस पूरे समंदर में, पूरे इलाके में, जो कि अरब है। एक पूरे अरब के समंदर में एक नॉन अरब एंटिटी है। ये बनी थी, शायद ये सोच के बनाई गई थी कि इन परपेचुइटी ये रहेंगे। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे दुनिया के बदले हैं कि जब तक इसराइल अपने आप को हार्मोनाइज ना करे अपने अरब नेबर्स के साथ, और अरब नेबर्स के साथ हार्मोनाइज करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो कोई ना कोई कदम लेना शुरू करे फलस्तीनियों के स्टेटहुड की तरफ ले जाने के लिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अब स्टैमिना नहीं है, हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में, इसलिए कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी कर लो। यानी अब जल्दी जल्दी करने का मतलब ये हुआ कि कोई बहुत ज्यादा कयामत, यानी अच्छा, आपकी एक बात से हार्मोनाइज करने वाली जो आपने बात कही, एक तरह से आप इजराइल और अरब मुल्कों के बीच अब्राहम एकॉर्ड के जरिए नॉर्मलाइजेशन की एक तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हाँ, देखिए हाँ, आपको वो पुरानी सब चीजें रद्द कर देना पड़ेंगी। सिचुएशन बिल्कुल नई है। सिचुएशन नई इसलिए है कि वो जो हेजेमॉन, जो एक सोल सुपर पावर था, वो अब सोल सुपर पावर नहीं है। जिस पर्सपेक्टिव, जिस पस मंजर में हम ये इस ड्रामे को देख रहे हैं, ये पस मंजर पहले कभी नहीं था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि G7 कम है और ब्रिक्स ज्यादा है। ये कहने वाले हम आप दो हैं, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ये नहीं कहना चाहता, और वही मीडिया है। लेकिन इजराइल दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ, एक तरफ वो अरबों से रिलेशन नॉर्मल करने की बात करता है अभी। नहीं, ना, आप मेरी बात आप नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इजराइल अपनी बका चाहता है अमेरिका की पुष्टपनाही के बगैर, अमेरिका जिस तरह से उनके हर टैंट्रम को सपोर्ट करता था और उसको बर्दाश्त करता था, उसको किसी तरह से ड्रेस अप करता था, अब वो नहीं करेगा, नहीं करने की सिचुएशन में नहीं है अभी। तो अब इजराइल क्या करे? इजराइल या तो ये कि बिल्कुल आप अंधाधुंध, आप टाइगर पे बैठे हुए हैं, वो टाइगर भागता चला जाए, जहां जाए अल्लाह जाने किधर ले जाए, और या फिर ये कि आप, अगर आपके यहाँ जरा सा भी ठहराओ आपके सेंट्रिस्ट पॉलिटिशियंस में, लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस में, सोशलिस्ट पॉलिटिशियंस में, अरे भाई इनसे मैं मिला हूं, मैं शिमोन पेरेस से मिला हूं, ये और सोशलिस्ट पार्टी के जो वहां लोग हैं उनसे मिला हूं, भाई वो भी हैं, खत्म नहीं हो गए हैं वो। तो ये कहीं अगर आपको इजराइल की बका चाहिए तो आपको उसके लिए आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा अरब के, मैं ये कह रहा हूं करना पड़ेगा। और अगर वो उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है, कंडीशन ये है कि आप कोई एडवांस करें फलस्तीनियन इशू पे। आपको एक बात और मैं बताऊं, ये कहा जा रहा था कि साहब 7 अक्टूबर को हमास ने इसलिए ये हमला किया कि वहां बहुत करीब आ गए थे अमेरिकन और इजरायलीज, सऊदीज को अपने खेमे में गोया ले आए थे। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं, ये सिर्फ गलत बयानी है। क्यों? अभी हाल में कुछ महीने पहले चीन की सरपरस्ती में सऊदी अरेबिया और ईरान ने हाथ मिलाया है। इनमें ये गहरे ममालिक हैं। चीन हल्की बात नहीं करता, ना ईरान करता है, और ना ही मैं कहूंगा सऊदी अरेबिया। इस वक्त एक बहुत इवॉल्व लीडरशिप वहां पे दिखाई दे रही है मोहम्मद बिन सलमान की। तो ये इन्होंने एक अरेंजमेंट किया और वो अमेरिका ने कहा नहीं साहब इसको तोड़ दीजिए, आप इससे मिल लीजिए।
तो गोया वो ईरान से अपने रिश्ते तोड़ के इनसे मिले, ये तो लतीफा हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं था। हाँ, था ये। हाँ, अगर इनके रिश्ते रियाद के रिश्ते तेल अवीव से बेहतर होते तो उसकी कुछ शर्तें होती, और उन शर्तों में से ये होता कि किसी हद तक आप फलस्तीनी इशू की तरफ अगर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो अभी अभी हमारे हाल में दोस्ती हुई है ईरान से, वो दोस्ती टेनेबल नहीं रहेगी। आप इस बात का कम से कम एहतराम कीजिए, किसी हद तक आप बढ़िए, तब हाँ रिश्ते कायम हो सकते हैं। और उन रिश्तों के कायम करने के मानी ये थे कि फिर एडवांस अगर एक कदम ले लिया आपने फलस्तीनी इशू पर, तो फिर दूसरा और तीसरा और चौथा मुमकिन नहीं। लिहाजा यानी ईरान का जो स्टांस है वो किसी न किसी तरह से किसी हद तक इम्प्लीमेंट होता, और वो करने वाला था, वो जरिया उसका होने वाले थे रियाद यानी सऊदी अरेबिया। आप बात समझेंगे नहीं? तो ये इस यूं होने वाली थी बात। नहीं 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 साहब, वो तो अमेरिका ने तय कर दिया था कि मिल रहे थे, इन्होंने गोलियां दाग दी और वो खत्म हो गया। अरे बात साहब, ऐसे अभी कल परसों उनकी मीटिंग हुई है, तो यार वो गलत, वो गलत। अब क्या आप क्या रहे हैं, आप ये चाह रहे, इन्होंने जब हमास ने ये हमला किया, उसने दुनिया की तस्वीर को देख के किया कि ये वक्त वो है कि जबकि दुनिया एक अपने एक्सिस पे घूम रही है, यानी जो पहले था वो अब ना होगा। जो पहले सोल सुपर पावर था वो अब सोल सुपर पावर नहीं रहेगा। जो वेस्टर्न हेजेमनी थी वो अब ब्रिक्स की तरफ ज्यादा रुजू है लोग, और वो G7 एक श्रिंकिंग ग्रुप हो गया है। बल्कि इसके इजराइल और फलस्तीन के मामले में तो G7 यानी यूरोप के अंदर डिविजन है, एक जुबान में बोल नहीं रहे थे, जो कि वो यूक्रेन के मामले में बोल रहे थे। वो यहाँ पे डिविजन्स पैदा हो गए। उन डिविजन्स को कंपोज करने के लिए क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई एक जंग मुस्तकिल आप जारी रखें, उससे तो और ज्यादा ये इलॉजिकल है। मुझे यही लगता है कि इलॉजिकल है। ये सिर्फ नेतन्याहू और उनको बचाने, वो अपने आप को बचाने के लिए किस वक्त डिफेंस फोर्सेस, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ये क्यों मान रही हैं? इसलिए मान रही हैं कि उनकी भी तो नाक रगड़ी गई थी 7 अक्टूबर को, लिहाजा वो भी अपने आप को रिडीम करना चाह रहे हैं। अच्छा, और रिडेम्पशन एक और मामले में और चाहिए उन्हें, जो कि आपको और आपके सामीन को और हमें किसी को नहीं मालूम है। वो क्या है कि जंग जो ग्राउंड ऑफेंसिव आपका है, वो ईरान और तमाम लोगों के एविडेंस है, वो ये कह रही है कि आप वो भी हार गए हैं। क्या ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल हार गया है? अगर जीत गया है तो उसका सबूत दे भाई। ये आप अपने टैंक्स को आप दिखा दीजिए, किताबा हर जगह हावी है। आपके टैंक्स के साथ तो कैमरामैन भी जा सकते हैं। ये है मामला। इस वक्त ये है कि ये क्यों किया गया है दोबारा, और इसका या फिर ये है कि साहब आप इसमें ड्रॉ करना चाह रहे हैं कि अभी तक हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह अभी तक खामोश, उनके रिस्ट्रेन से आप जले हुए हैं कि भाई इनको प्रोवोक करके लाओ, तभी ये है कि इनको भी खत्म किया, उन्हें भी खत्म करें। भाई किस्सा यह है कि आप अभी इधर भी नहीं खत्म कर पाए हैं। लेकिन नकवी साहब, एक चीज है जो इस वक्त लोग भूल रहे हैं, वो ये कि इजराइल में पिछले 2-2.5 साल के अंदर कम से कम 5 इलेक्शन के नतीजे में ये सरकार बनी है, और जिस सरकार में इतामार बिन गवीर और ये सरकार नहीं बनी, कोalitions बदलती गई। हाँ, कोaliशन बदलती गई। हाँ, तो उन्हें अलग अलग वोट दिए। इन्होंने इस हद तक जाके कॉम्प्रोमाइज कर लिया राइट, अल्ट्रा राइट विंग से कि सरकार, क्योंकि अगर ये सरकार से उतरे तो इनके खिलाफ मुकदमे हैं, ये जेल जा सकते हैं। अच्छा, ये जेल जा सकते हैं। एक आदमी के जेल जाने या ना जाने की ज्यादा अहमियत है, या मुल्क के तबाह होने या ना होने, ये एक बड़ा सवाल है खुद इजरायलियों के लिए। मैं जो समझना चाह रहा हूं वो ये कि ऐसी इनस्टेबल सरकार जो स्मोट्रिच और इतामार बिन गवीर जैसे लोगों की सपोर्ट से चल रही है,
अब वो सरकार जिसकी कैबिनेट से एक खबर लीक हुई पिछले दिनों जंग शुरू होने से पहले कि नेतन्याहू ने कैबिनेट में यह कह दिया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन को भूल जाओ, अब कोई बात नहीं होगी। लेकिन ये जंग शुरू होने के बाद जो बाइडेन ने कहा कि वो जो स्टेटस को है उसे भूलना पड़ेगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन अब भी इजराइल की तरफ से ऐसी कोई नरमी नजर नहीं आ रही कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी फिलिस्तीन अलग से बनाने के लिए वो तैयार हो। दूसरी तरफ वो हमास को तबाह करने यानी गजा को पूरी तरह से खाली करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये ख्वाब कभी पूरा हो पाएगा? दोनों चीजें अपने हाथ में कैसे होंगी? खाली गाजा बगैर फिलिस्तीनियों के, और फिलिस्तीन अलग से मुल्क ना दिया जाए और सब कुछ सब तरफ हमारे पास हो, लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव में इतने फुसफुसे निकल रहे हो जहां इतना बड़ा नुकसान हो चुका। तो ये कंट्राडिक्शन पे कैसे चल पाएगा इजराइल? हम और आप जिस तरह से वो डॉग चेसिंग द टेल, हम लोग यूं घूम रहे हैं क्योंकि हमारे आपके पास और दुनिया के तमाम अखबार नवीसों के पास और तमाम चांसरीज में इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये दरअसल हो क्या रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, ये जंग अमेरिका नहीं चाहता, ये जंग दुनिया के और ममालिक नहीं चाहते। ये जंग कौन चाहता है? ये जंग सिर्फ वो चाहते हैं जिनको कि ये मालूम है कि अगर ये खत्म होगी तो इंक्वायरी होगी कि वो 7 अक्टूबर की लीकेज क्या थी। आपको मालूम है कि वहां खबरें ये अब आई हैं कि 7 अक्टूबर का सारा प्लान इजरायली इंटेलिजेंस के पास कई महीनों पहले मौजूद था। उसको संजीदगी से लिया नहीं। यानी और उसके अलावा ये रिपोर्टें भी आ रही हैं कि खुद इजरायलियों ने वो जो म्यूजिक फेस्टिवल था उनके हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर ने अपने ही लोगों को मारा है। उसके अलावा 7 अक्टूबर को भी जिन एरियाज में हमला हुआ, जिस तरह के वहां डैमेजेस हैं वो पैराग्लाइडर वाले लोग नहीं कर सकते, उनके साथ तोपखाने नहीं थे, वो नुकसान उनका हुआ है। यानी इस किस्म के सबूत आ रहे हैं कि खुद इजरायली हुकूमत ने, उनके फौजियों ने इजरायलियों को मारा। शायद वो विक्टिम प्ले करना चाहते थे। क्या आपको क्या लगता है? बिल्कुल यही है कि लिहाजा जंग, वो कहते हैं ना कि टाइगर पे हम बैठे हुए हैं, टाइगर उसको रुका तो पलट के हमें खा लेगा, इसलिए इसको भाग दे दो। एक बिल्कुल इरेशनल सी सिचुएशन है। अच्छा, एक चीज अब और मैं जानना चाहता हूं, जब 7 अक्टूबर के बाद हमले शुरू हुए इजराइल की तरफ से गाजा पर, फौरन ही दमिश्क एयरपोर्ट और एलेप्पो एयरपोर्ट को टारगेट किया गया था। अब भी 7 दिन की जंगबंदी के बाद पहले दिन की खबर यह है कि दमिश्क के आसपास के इलाकों को फिर टारगेट किया इजराइल ने। ये क्या लिंकेज है कि जैसे ही जंग यहां शुरू हो दमिश्क को भी टारगेट किया जाए? इसे आप कैसे देख रहे हैं? यूक्रेन की जंग हारी जा चुकी है। यूक्रेन में रूस मुलव्विस है। रूस को उस जगह पे परेशान करो जहां पे उसके और इंटरेस्ट हैं। कारतूस एक इलाका है, तमाम सीरिया में रशियन कमिटमेंट एब्सोल्यूट है कि एक मंजिल के आगे वो रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी। जैसे कि रेड लाइन वहां थी कि आप नेटो को यहां तक नहीं लाएंगे, वैसी एक दूसरी रेड लाइन है, वो ये है कि आप बशार अल असद अभी तक गिरे नहीं हैं। अगर वो मौजूद हैं तो ये एक वजह से मौजूद हैं कि वहां सपोर्ट उनको टोटल हासिल है रशियंस का। तो ये रशियंस को नीडल करने के लिए भी ये है। फिर एक वो इलाका है जिससे कि अगर जंग फैली जहां से फिर इजराइल को हमले हो सकते हैं। अब देखिए हूतीज ने क्या किया है, उनके कितने जहाज पकड़ रखे। इसका ये गजबनाक तस्वीर है कि भाई एक तरफ तो पर्शियन गल्फ, जिसको कि पर्शियन गल्फ आप कहते हैं, एक तरफ बाबल मंडप, एक तरफ रेड सी, जो पैसेजेस है पानी के जहाजों के और तेल के यातायात के, वो सब एक तरफ हुती और एक तरफ ईरान वगैरह। तो ये अनटेनेबल सिचुएशन है, ये एक्सेप्ट नहीं की जा सकती दुनिया में।
हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते, हिंदुस्तान नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो इसलिए खुदा के वास्ते ये जंग किसी तरह से खत्म हो और एक नॉर्मलसी के बगैर ये जंगें खत्म नहीं होंगी। और इसराइल को अपनी देखिए, दो एक्सेप्शनलिज्म के साथ रहने की हम लोगों की आदत पड़ गई है। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म एक ग्लोबल लेवल पे और रीजनल अरब लेवल पे एक इजरायली एक्सेप्शनलिज्म, यानी इसराइल के साथ खून माफ। अब वो साथ खून माफ होने की सिचुएशन जो थी वो उस वक्त थी जबकि उसके साथ पूरा वेस्ट था, अमेरिका 100% खड़ा रहता था। अब मैं बार बार ये कह रहा हूं, अब वो सिचुएशन नहीं है। ये लास्ट डाई कास्ट हुई है, ये आखिरी जंग है उस पैमाने की। इसके बाद क्या होगा, इससे शायद कांप जाते होंगे नेतान्याहू वगैरह, क्योंकि इसीलिए वो टाइगर से डिसमाउंट नहीं करना चाह रहे हैं अभी। अच्छा, अब एक और मैं भारत के और इजराइल के सिलसिले में बात करना चाहता हूं, वो ये कि यूएई में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग से, और उस मीटिंग के इस वक्त क्या मानी है। मैं आपको बताऊं कि इस यूएई में होने वाली मीटिंग में ईरान के प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए नहीं आए, जैसा कि इत्तलात हैं कि इजराइल का पार्टिसिपेशन उसमें है, इसलिए वो उस जगह नहीं आना चाहते। ये भारत के और इजराइल के बीच जो मीटिंग हुई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त? तो यूं भी देखा जा सकता है कि ये कि इनसे मिले, और ये चूंकि हमास और फलस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं, लिहाजा हिंदुस्तान की इस मीटिंग को किसी एक एंटिटी के साथ साइड करना समझा जाए, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में यूं क्यों ना समझा जाए कि भाई हिंदुस्तान के ताल्लुकात उधर भी किसी हद तक हैं, इधर बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा शायद कोई मॉडरेशन की बात भी की जा सकती है। दूसरे तो ये प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, वो एक यानी एक प्रेसिडेंशियल रोल जो है वो उसको बहुत ज्यादा अहमियत पॉलिटिकल और एक्टिव इंटरनेशनल अफेयर्स में ज्यादा न देना चाहिए। हाँ, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू ये है कि शायद हिंदुस्तान ये चाहता हो कि भाई इसराइल के ऊपर अपना उसका किसी हद तक ये कंट्रोल है, क्योंकि वो जानते हैं, ताल्लुकात हैं कि भाई देखिए हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, हमारे आपके रिश्तों में प्रेशर पड़ रहा है, आप इस जंग को खत्म कीजिए। ये भी हो सकता है ना। अच्छा, एक खबर इस बीच में आई, मैं सोचता हूं आपसे इस पर भी बात कर ली जाए चलते चलते, बिल्कुल मुख्तसर। वो ये कि इस्लामिक जिहाद, जिसे आमतौर पर जिहाद इस्लामी कहा जाता है, गजा का दूसरा बड़ा ग्रुप है हमास के बाद, उनके नुमाइंदे तेहरान में उन्होंने एक बात कही कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उसमें इजराइल की खुफिया एजेंसियों के सर्वर उसे कहते हैं जिससे बहुत से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं और बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन उसमें होती है। तो ये फिलिस्तीनी लड़के वो सर्वर उठा करके ले गए गाजा, और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें मिल रही है जिसमें एक इंफॉर्मेशन का जिक्र उन्होंने किया है, मैं समझता हूं वो ये कि ईरान में मोसाद के एजेंट कौन कौन हैं, उनके भी नाम उनको मिल गए हैं। क्या आयतुल्लाह खामेनाई का वो जुमला जिसमें उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को जो नुकसान हुआ है वो इररिपेरेबल है, इजराइल प्री 7 अक्टूबर नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, इस किस्म के बहुत से और नुकसान हुए होंगे इजराइल के? ये कि वो प्री अक्टूबर 7 नहीं जा सकता, ये तो वो नहीं जा सकता, दुनिया नहीं जा सकती। ये बहुत ही एक ग्लोबल ट्रेमर है ये। अब वो ना होगा। अब आप देखेंगे कि जो इसराइल होगा वो मॉडरेट होगा, उसमें जब तक चल रही है ये इनकी नेतान्याहू की और इनके राइट विंग की, वो अपनी बका के लिए चल रही है। जहां ये मामला किसी हद तक ठंडा हुआ, आप ये देखेंगे कि नॉर्मलसी के दूसरा रास्ते बंद हैं, सब कूचा है कातिल के सिवा।
रास्ते बंद हैं सब कूचे कातिल के सिवा। लिहाजा अगर कूचे कातिल वाले रास्ते को ही खुला रखना चाहते हो तो चलो, लेकिन दुनिया उसमें साथ नहीं दे सकती ना बहुत देर तक। तो अब आगे वाला कूचे कातिल के सिवा रास्ता नहीं है। उसमें एक आखिरी में मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि IRGC के जो सरबराह हैं ईरान में, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, यानी एक तरह से फौजी कमांडर हैं वो सबसे अहम, उनका कहना यह है कि एक और अल अक्सा स्टॉर्म होते ही इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक और इस किस्म के ऑपरेशन की जरूरत है। उन्होंने ये बात कही है। आने वाला वक्त क्या होगा, उन्होंने इस हद तक कहा कि 48 घंटे में इजराइल ज्योग्राफिकली अपने यानी नक्शे में मौजूद नहीं रहेगा। यहां तक बात ईरान ने ऑफिशियली एक तरह से कह दी है। अब ये फारसी की शायरी में, फारसी और उर्दू की शायरी में एग्जैजरेशन और तसन्नो, इसका बहुत ज्यादा रोल हुआ करता है। रेटरिक एक चीज होती है। ये अब इस किस्म की बातों को कोई संजीदा सियासी एनालिसिस में के पैमाने में नहीं नापा जा सकता। ये रेटरिक है, एक बात करने का तरीका है। अगर आप जंगों का डिस्क्रिप्शन देखें उर्दू में तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सुपर ह्यूमन, ये है एक टेंडेंसी, ये एक मिजाज की टेंडेंसी है। यानी अलग अलग मिजाज हैं। यानी हिंदू और हिंदी वाले और उर्दू वाले में मिजाज में फर्क है। यही जी। बहरहाल अगर जिद बाकी रही नेतन्याहू की कि तबाह कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो तबाही के इम्कान बहरहाल इजराइल के भी हैं। ये तो बजाहिर नजर आ रहा है। आने वाला वक्त क्या होगा? तबाही हो रही है। तबाही हो रही है। यानी वो मुल्क जो कि एक पॉलिटिकल ढांचा ऐसा नहीं खड़ा कर पा रहा कि जो टेनेबल, जिसको दुनिया कहे कि हाँ ये ठीक है। देखिए, मैं जो कहूंगा तो ये बिल्कुल हेरेसी समझी जाएगी। नामुमकिन है नॉर्मलसी का आना जब तक कि ये बंतुस्तान जो इन्होंने बना रखे हैं इसके सेटलमेंट्स के, ये किसी तरह से अंडर कंट्रोल ना हो। ये क्या इजरायली कंट्रोल में होंगे या ये कि इनको रहने दिया जाएगा, लेकिन ये फलस्तीनी कंट्रोल में होंगे। आप बात यहां तक जाएगी, अभी नहीं होगी, लेकिन बात यहां तक जाएगी कि अगर ये इलाका, वरना तो जमीन ही नहीं है जिसमें कि 2 स्टेट सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। वो दूसरा स्टेट कहाँ? या तो समंदर को सुखा के साइप्रस तक ले जाइए और वहां को इनको जमीन दीजिए, वो भी नामुमकिन नहीं। तो लिहाजा ये जो सेटलमेंट्स वाला मामला है ईस्टर्न जेरूसलम में और वेस्ट बैंक में, इन सेटलमेंट्स को कौन कंट्रोल करेगा? रहे सवाल भाई, हिंदुस्तान में अगर फर्ज करिए कि हिंदू बरसरे इख्तिदार है, लेकिन मुसलमान भी तो वहां रहता है। उसी तरह से अगर इन इलाकों में फलस्तीनी बरसरे इख्तिदार हुए तो वो भी तो जिम्मेदारी लेंगे कि जितने यहाँ पे हमारे ये इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनकी देखभाल हम करेंगे। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी बात और लंबी नहीं कर सकते वक्त की कमी की वजह से। हम फिर अगले संडे को आपसे बात करेंगे। और मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि जिस गहराई से नकवी साहब अपनी बात रखते हैं, ये बहुत ही अहम है समझने के लिए। दुनिया में जिस तरह से प्रोपेगेंडा करके दुनिया को मिसलीड किया जाता है, उसके बीच में नकवी साहब जिस तरह से हकीकतों को बयान करते हैं और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, ये बहुत ही अहम है। और बहुत लोग दुनिया भर में नकवी साहब के इंटरव्यूज़ को पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।